अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज फिर एक बार दुआ जहरा केस की समाअत हुई है ट्रायल कोर्ट में, जहां 15 लोगों की दोबारा पेशी की गई है और दोबारा से जो है वो तमाम सवालात जहां से कहानी शुरू हुई थी, दोबारा कहानी वहीं आके रुक गई है कि दुआ जहरा पंजाब पहुंची कैसे, किन किन ज़राए के थ्रू वो उनकी ज़हीर से मुलाकात हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी कैसे पहुँची और फिर वहाँ से ज़हीर से जो है वो रब्ता किया गया फ़ोन का। तो वो कौन सा फ़ोन था, कौन लड़की थी जिसने दुआ को अपना फ़ोन प्रोवाइड किया और फिर ये मामला कहाँ जाके रुकेंगे। अब जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है और सुप्रीम कोर्ट में नई चीज़ें क्या होने वाली हैं, इन तमाम तफसीलात में बात करने वाली हूँ। आज मेरे साथ मौजूद होंगे, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट फयाज रामे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज मुझे तफसीलात से आगाह कीजिएगा, आज ट्रायल कोर्ट में समाअत थी दुआ जहरा केस से रिलेटेड, क्या समाअत हुई है आज? देखें, कानून के मुताबिक जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था उसके 14 दिन के अंदर इन्होंने 173 की रिपोर्ट जो थी वो अदालत में पेश करवानी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने पेश नहीं की और लास्ट हियरिंग भी इन्होंने पेश करनी थी जो इन्होंने नहीं की। तो उसमें आज मंडे के लिए हियरिंग के लिए फिक्स था ये केस, जिसमें लास्ट टाइम जिब्रान नासिर साहब ने वकालतनामा दिया था। और आज जब सुबह कोर्ट में जिब्रान नासिर साहब पेश हुए हैं तो आईओ जो है वो उसने रिपोर्ट सबमिट नहीं की, ना ही वो पेश हुआ। तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट जो थी उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया और 15 मिनट का टाइम दिया। 15 मिनट के बाद जो डीएसपी शौकत साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे पर्सनली चैम्बर में मिलना चाहता हूँ, जिसके बाद उनकी खूब खातर दुआ हुई अदालत में और ये जितने पुलिस एहलकार थे इनकी लाइन लग गई वहां पे। और जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि अभी तक जो पुलिस फाइल है वो मेरे साथ शेयर नहीं की गई, उसमें ये चीज सामने नहीं लाई गई कि दुआ जहरा का बयान लिखा गया या नहीं लिखा गया, या उसमें उसको किस प्रोसीजर के तहत ज़हीर के साथ भेजा गया और कौन से मुल्ज़मान अरेस्ट हुए हैं या नहीं हुए, या उनका क्या बयान था, उनको किस बेस के ऊपर रिलीज किया गया। ये सारी बातें जब तक पुलिस फाइल शेयर नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा। और जिब्रान नासिर साहब ने यही कहा कि जब तक पुलिस फाइल शेयर नहीं होगी तो मैं आर्गुमेंट कैसे करूंगा, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने सही तस्दीक किया और इनको पुलिस फाइल शेयर करने का हुक्म दिया। तो जिसमें डीएसपी साहब ने कहा जी मैं पर्सनली आपसे चैम्बर में मिलकर कोई रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो भी आपने बात करनी है वो ओपन कोर्ट में करें और इनको स्ट्रिक्टली जुमेरात का टाइम दिया गया है कि ये पुलिस फाइल जो है वो शेयर करें जिब्रान नासिर साहब के साथ और जिब्रान नासिर के साथ ये पुलिस फाइल शेयर करें और अपनी जो पुलिस रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाएं और जो मुल्ज़मान इन्होंने रिलीज किए हैं उन सब की डिटेल बताएं कि उनको किस बेस के ऊपर रिलीज किया गया है और उन मुल्ज़मान को पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। अब आज की ये प्रोग्रेस है और इसमें आज इनकी काफी उधर इंसल्ट हुई है कोर्ट में। बेसिकली एक बात की हमें नहीं समझ आ रही कि आईजी सिंध भी पेश हुए थे सिंध में और उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे चैम्बर में मिलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और आज ये डीएसपी साहब पेश हुए तो इन्होंने कहा जी मैं आपसे चैम्बर में मिलना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस केस में ऐसा कौन सा जो एटम बम है जो फट जाएगा अगर ये ओपन कोर्ट में बात करेंगे। जो जिस भी जज के पास ये जाते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें चैम्बर में मिलना चाह रहा, तो यहाँ से पुलिस का जो कंडक्ट है वो आपने दिखा इस केस में टोटली अनविलिंग था और पहले बच्ची को रिकवर से लेकर अब तक ये चैम्बर में मिलने मनाने वाला काम तब भी होता है जब आप डाउटफुल होते हैं। अगर आपने जब आपने सही फेयर इन्वेस्टिगेशन की है तो आप अपनी पुलिस फाइल क्यों नहीं शेयर कर रहे जिब्रान नासिर साहब के साथ, वो शेयर करें और जो मेरिट के ऊपर हकायक है वो बताएं कोर्ट को। और अगर आपने मेरिट के ऊपर एफआईआर खारिज की है तो अभी तक कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है, लेकिन आईजी सिंध का स्टेटमेंट आ गया जी दुआ जहरा का मामला खत्म हो चुका है। इससे पहले जो पहले आईजी थे उनका स्टेटमेंट आया जी बच्ची केपी की चली गई, मामला सिंध का नहीं रहा। तो ये पूरा कंडक्ट जो है पुलिस का डे वन से ऐसा ही रहा है और एडवोकेट जनरल का भी इससे पहले ये आ गया कि जी ये मामला पंजाब का इनका पंजाब में हुआ है। तो इस केस में कई दफा इस केस को टर्न करने की कोशिश की गई है। ये हमने टर्न करने की कोशिश क्यों की जा रही है? कोई पुलिस इतनी लापरवाही का मुजाहिरा क्यों कर रही है? कोई असर रसूख का मामला है पुलिस की जानिब से या पुलिस देख रही है कोई सामने से असर रसूख का मामला है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? जी देखिए, ये अब हमें समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन ताकतवर है कि आईजी सिंध ने जब मैं उधर कराची आया तो पेश होकर कहा जी हम मजबूर हैं, हम बच्ची को अरेस्ट नहीं कर सकते, बच्ची केपीके में है और आप एसपी केपीके और डीआईजी केपीके को डायरेक्शन फरमा दें।
जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने बता दिया कि केपीके भी मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो अदालत ने कहा कि मैं केपीके को डायरेक्शन कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, वो तो मेरी जुरिस्डिक्शन में आता नहीं। बेसिकली पहले भी इस केस को ये कहकर टर्न करने की कोशिश की कि मामला केपीके की अदालत को रेफर कर दिया जाए। फिर ये कहा गया कि जी पंजाब जो है उधर रेफर कर दिया जाए क्योंकि निकाहनामा वहीं पे हुआ है। लेकिन इससे पहले जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि अगर आप अफगानिस्तान भी कहेंगे बच्ची चली जाएगी तो मैं आपको यही कहूंगा यहाँ लेकर आए, क्योंकि बच्ची सिंध की है, FIR यहाँ पे हुई है। तो लेकिन बाद में सडनली जब आपने देखा बच्ची पेश हुई है तो इन्होंने एक 5वीं क्लास पास डॉक्टर से मेडिकल करवा के और छक्का मारा है जो, और मैं आपके चैनल से उस डॉक्टर साहब जो अभी सस्पेंड हो गए उनको दावतनामा देना चाहूंगा। अगर वो 5 मिनट में आके मेडिकली मुझे लाजवाब कर दें तो हम इस केस को वाइंड अप कर देंगे। अगर वो 5 मिनट के लिए मुझे आगे सेटिस्फाई कर दें कि उन्होंने कौन से मेडिकल लॉ के और कौन से मेडिकल रूल के तहत ये मेडिकल दिया है उस साहब बहादुर ने, तो मैं वकालत भी छोड़ दूंगा और मैं इस केस से भी लीव कर जाऊंगा। तो ये बेसिकली एक 5वीं क्लास पास डॉक्टर से इन्होंने मेडिकल करवा लिया। हालांकि मेडिकल करवाने का तरीकाकार एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जो आपकी बोन टेस्ट करता है और ये एक माहिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है। और पाकिस्तान में तो ऐसा कोई पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है जो कह सके कि ये एग्जैक्ट डेट इसमें, ऐसा तो अभी तक USA में पॉसिबल नहीं है कि रफ असेसमेंट होती है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ इस डॉक्टर साहब को जो पुलिस का ही एक किसी हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और सिंगल बंदे ने आधे घंटे में मेडिकल बना के जो है वो उसको फारिग कर दिया। और उस मेडिकल की बेस के ऊपर कोर्ट ने जो माशाल्लाह फैसला किया है, कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का अगर आप फैसला पढ़े तो उसमें एक जगह पे लिखा है हाई कोर्ट, जो एक चीज मैं आपको अहम बता दूं, हाई कोर्ट होती है आईनी अदालत। इसने क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करनी है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को इन्होंने नहीं देखना होता, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को देखना होता है ट्रायल कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने एक जगह पे तो कहा कि वी शुड नॉट गो इनटू टच स्टोन, हमें जो टच स्टोन में नहीं जाना चाहिए और डिस्प्यूटेड फैक्ट को नहीं छेड़ना चाहिए, एज देखना चाहिए। और इसलिए हम मैटर जो है रेफर कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट को। एक तरफ तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिख दिया, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में जाके हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि मेडिकल के मुताबिक 17 साल एज है इसलिए हम बच्ची को रिलीज कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हाई कोर्ट कह रही है कि हमें टच में नहीं जाना चाहिए, एज को नहीं देखना चाहिए, ये ट्रायल कोर्ट का काम है, और दूसरी तरफ फेक मेडिकल के ऊपर उस बच्ची को आजाद भी कर दिया। तो बेसिकली ये हाई कोर्ट के फैसले में ही कंट्राडिक्शन आ गया और इसी की बेस में हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और यही हमारा ग्राउंड है कि जब बच्ची कोई माइनर होती है, अगर ये PPC में क्लियरली लिखा हुआ है, मैं आज आपको बता दूं, सेक्शन 364A में यही 364 PPC में यही लिखा गया है। ये 3 तरह की किडनैपिंग होती है, एक चाइल्ड किडनैपिंग, एक कंवारी लड़की की और एक शादीशुदा लड़की की। ठीक है। तो जो चाइल्ड किडनैपिंग में आता है, जो 16 साल से कम उम्र बच्ची है वो चाइल्ड किडनैपिंग में आता है, और हमारी FIR भी उसी सेक्शन के तहत हुई थी जो माइनर बच्ची की होती है। और लेकिन बाद में उस FIR को कन्वर्ट कर दिया गया 365B में, ये बनाने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक बनी नहीं है। FIR हमारी अभी भी वही है। और ये लॉ, ये PPC पाकिस्तान पीनल कोड ये कहता है कि अगर कोई बच्ची 16 साल से कम है उसकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है, ये सेक्शन 364A ये कहता है। ये कोई मेरी अपनी बनाई बात नहीं है, ये जो लॉ में लिखा गया है। अब उस प्रोविजन को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक फेक मेडिकल बना लिया और वो 5वीं क्लास डॉक्टर ने जो है वो नाजरा के सारे डॉक्यूमेंट्स को और मेहदी साहब की निकाह की वीडियो को और जिस डॉक्टर में जहाँ पे डिलीवरी हुई थी उसके स्टेटमेंट को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो गलत है। और एक 5वीं क्लास डॉक्टर की जो रफ असेसमेंट है जिसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सी हड्डी का उन्होंने कैल्शियम लिया और एक्सरे वगैरह करवाया है और कौन सी बोन से मुझे पता चला कि ये इतनी पुरानी है, 16-17 साल। और ये तो मेडिकल जो फील्ड है बड़ी वास्ट है, इसमें समटाइम ये भी होता है कि बच्ची 10 साल की होती है और बोन बड़ी होती है, बोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा मैच्योर होती है, जो 14 साल की लगती है। तो इसमें कम से कम आपको USA के डॉक्टर से हम कंसल्ट इनको करवा सकते हैं। इसमें 4 से 5 साल का गैप होता है। जब भी रिपोर्ट आएगी यही आएगी कि इसकी एज जो है वो 16 से 20 साल है या 16 से 19 साल है। ऐसा अभी हमने कभी नहीं देखा कि 16 से 17 साल आए और वो भी एग्जैक्टली जो एज पर लॉ चाहिए हो। 15 से 16 साल नहीं आती, 17 से 18 साल नहीं आती। तो डॉक्टर साहब ने बेसिकली ये किया
कि 16 से 17 साल कर देते हैं, ताकि ये भी बात हो जाए कि 18 साल से नीचे है, किसी को शक भी ना हो, और कि बच्ची तो 18 साल की लगती नहीं है। चलो जी 16 से 17 कर देते हैं, जाके 16 पूरा हो जाए और वो जो पीपीसी का सेक्शन है वो उड़ जाए और वो अप्लाई ना हो। बेसिकली ये प्रोसीडिंग को हिट करने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया है। और जहां तक हमने पढ़ा है, ये मेरा आज सारे पाकिस्तान के जितने भी कानूनदान है और जजेस हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये हमने पढ़ा है एक जगह पे लॉ ऑफ एविडेंस, जो ये बताता है कि एविडेंस कैसे देने हैं और एविडेंस कौन सा एडमिसिबल होगा और कौन सा नहीं होगा, उसका सेक्शन 85 ये कहता है कि जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब वो कहाँ गया? अब ये किताबों की हद तक रह गया। बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़ के एक मेडिकल को असेसमेंट को करवाई गई, और इसमें आपने देख रहे हैं कि इसमें इंतजामिया ने कैसे मिलकर कोर्ट को चीट किया। और जबकि उस मेडिकल को कंटेस्ट करना था एडवोकेट जनरल ने और हमारे जो काउंसिल थे उधर उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी माशाल्लाह से कहा कि आप मेडिकल करवा दें। तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कोर्ट का ज्यादा फॉल्ट नहीं है, कोर्ट के सामने जैसे फैक्ट्स रखे गए हैं वैसा एक फैसला मिल गया। तो इसमें सारा इंतजामिया का एक फॉल्ट है। इंतजामिया ने इस मामले में एक ऐसी पिक्चर बना के कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट से एक नेगेटिव ऑर्डर लिया है और इसमें कोर्ट से एक अनलॉफुल ऑर्डर पास करवाया है। और इसमें हमने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की भी एप्लीकेशन दी है कि इस मैटर की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। और अगर मैं अपनी बात को मुख्तसर करूं तो ये सारी स्टोरी में अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकती कि बच्ची यहाँ से कराची से कैसे गई थी, वो टैक्सी ड्राइवर कौन था, उसका बयान नहीं लिखा गया, और उस टैक्सी ड्राइवर को रेंट किसने पे किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सी लड़की मिली थी, उसके पास मोबाइल कहाँ से आया था। ये प्रोसीजर सारा इन्वेस्टिगेशन में ही क्लियर होना है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, जो आईटी सिंध है, मुझे लगता है कि उनको लगता है कि ये सारा काम एक यूट्यूबर कर देगी, इसलिए उन्होंने कर दी और ये सारी स्टेटमेंट वे उससे दिलवा रहे हैं कि बच्ची यहाँ से खुद चली गई। लेकिन पुलिस फाइल में अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकती कि बच्ची कैसे गई। हालांकि यहाँ पे सारे रास्ते में कैमराज हैं, जेलम प्लाजा पे कैमराज हैं, हर जगह टूर प्लाजा पे कैमराज हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की जहमत नहीं की गई। और उस टैक्सी ड्राइवर जिसका क्लेम किया जा रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन तो की नहीं गई इस मैटर में, जस्ट एक हाई कोर्ट का ऑर्डर और वो फेक मेडिकल और लड़की के बयान के ऊपर केस को उड़ा के एक साइड पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। और इसमें हम मैक्सिमम एफर्ट करेंगे। इस तरह से जो छोटी छोटी ये छक्कियां मारने की कोशिश करते हैं, ये छक्कियां नहीं लगने देंगे। इंशाल्लाह इनको इन फ्यूचर एक छक्का लगेगा। और जहीर, आपने एक इंटरव्यू बुशरा शकील के चैनल से देख भी लिया जिसमें ये गैंग सारा एक्सपोज हो गया। बिल्कुल। और जिस तरह के ये प्लांटेड इंटरव्यू आ रहे हैं, बेसिकली ये मेहदी साहब को डिफेम करने के और इसी तरह के इंटरव्यू आ रहे हैं कि इस तरह के केसेस में ज्यादातर वालिदैन अपनी इज्जत के डर से परसू नहीं करते, अदालत में एप्लीकेशन तक नहीं देते, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि हमारी बदनामी होगी। लेकिन मैं इस शख्स को सलाम पेश करता हूँ, अगर ये बंदा एफर्ट हुआ और इसको लोगों की नजर में डिग्रेड करने के लिए, नाकाम करने के लिए प्लांटेड इंटरव्यू किए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि मैं इसमें आपके चैनल से ओपनली चैलेंज करता हूँ, अगर वो बच्ची 15 मिनट किसी लाइव प्रोग्राम में मेरे सामने आकर मुझे सेटिस्फाई कर दे 15 मिनट के लिए पुलिस कस्टडी में, तो हम इस केस से पीछे हट जाएंगे। हमें तो मुलाकात करवाने का मौका नहीं दिया गया। और जब मुलाकात नहीं होगी, जब बातचीत नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा कि बच्ची की रजामंदगी है या नहीं है। अगर बच्ची की रजामंदगी है तो इसमें अल्लामा शहनशाह नकवी साहब भी कह चुके हैं कि मेरा पहला सवाल दुआ ज़हरा से है, अगर उस बच्ची की रजामंदगी है तो मैं उस बच्ची की शादी उस लड़के से कर दूंगा। तो लेकिन ये तो चीज क्लियर नहीं होने दे रही, और इसमें एक कमरे में बंद करके एक यूट्यूबर जो है, मैं उनके बारे में अब कोई बुरा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो इंटरव्यू कर लेती हैं और लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है। और बेसिकली अगर एक चीज और है, अगर ये सिंपल लव मैरिज है तो फिर इसका इतना चर्चा क्यों किया जा रहा है, इसको ऐसी स्टोरी बना के क्यों पेश किया जा रहा है कि ये 100 साल तक किताबों में लिखी जाए और इसके ऊपर किस्से बने और कहानियां बने और लोग इसको ऐसे याद करेंगे जैसे ये एक हीर रांझा की स्टोरी है। क्योंकि ऐसे पेश किया गया कि बच्ची जो है वो टैक्सी पे आई है और उसके पास किराया भी नहीं है और उसको संडे वाले दिन यूनिवर्सिटी भी खुली मिल जाती है और उस यूनिवर्सिटी से एक लड़की फरिश्ता बन के आती है जहां से वो जहीर के उसका राब्ता होता है और जहीर एकदम से 22,000 रुपया भी लेकर आ जाता है। तो ऐसा बेसिकली फिल्मों में होता है, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये बेसिकली इसको एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई है कि जो 100 साल तक याद रखी जाएगी। तो ये ही इनका मसला है, ताकि इसको ऐसी स्टोरी बना के पेश करें कि जो नौजवान लड़कियां उसको एग्जाम्पल लें और लोगों के घर खराब करें। बेसिकली ये सोसाइटी
के साथ खेल रहे हैं और सोसाइटी में जो है वो मगरबी जो चीजें हैं उसको नाफज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट फयाज रामे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और ये चैलेंज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, और साथ में उनका ये भी कहना है कि अगर दुआ ज़हरा को मेरे साथ 5 मिनट भी बिठा दिया जाए तो मैं सच को मंजर आम पर ले आऊँगा। लेकिन सच है कि आप तक मंजर आम पर नहीं आ सका है, हम भी इसकी तलाश में हैं और दुआ ज़हरा के वकील और जो अदलिया है वो भी इसकी तलाश में है कि सच जल्द अज जल्द आप लोगों के सामने आ जाए। सच जो भी हो, हकाइक जो भी हो, हम आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक मैं अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर ना हूँ। अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।